तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अग्निवीर की एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गई है। एयरफोर्स अग्निवीर की एग्ज़ाम डेट हम दी गई है आप लोगों को 22 मार्च। और 22 मार्च को फैसला हो जाएगा कि किस बच्चे में दम है और कौन बच्चा सिलेक्शन ले सकता है। चलिए, यहाँ पर हम आपके लिए टारगेट बैच को लेकर आए हैं। यहाँ पर टारगेट बैच किस चीज़ का है? अग्निवीर एयरफोर्स 2025 टारगेट बैच है। इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करते हो। अभी तक हम इस सीरीज़ के अंदर सेट नंबर 1 से लेकर 37 तक आपको सॉल्व करवा चुके हैं। इतनी बड़ी सीरीज़ शायद ही यूट्यूब पर किसी टीचर की चल रही हो। इंग्लिश की इतनी बड़ी सीरीज़ मेरी नज़र में तो, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, किसी टीचर की नहीं चल रही है। अगर चल भी रही है तो वो अपने पेड कोर्सेज में बुला रहे हैं बच्चों को। लेकिन मेरी ये सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपके लिए। इसमें जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक पर डे हम इसके अंदर पेपर सेट को अपडेट करते रहेंगे। अभी तक आपने ज़ीरो नॉलेज रखते हैं इंग्लिश के मामले में, आपने ग्रामर नहीं पढ़ी है, डोंट वरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने अनसीन पैसेज को स्टडी नहीं किया, आपने वोकैब तैयार नहीं किया, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस सीरीज़ के भी क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस पर डे आप 30 मिनट सुबह दे दीजिए और 30 मिनट शाम। अगर एक दिन में आप 2 पेपर सेट भी लगाते हो तो 15 दिन के अंदर आपके 30 पेपर सेट हो गए। और एक दिन में 3 सेट लगाओगे आप तो 3 10 30, 30 सेट पेपर तो यही हो गए। और आराम से आपके पेपर में 12 से लेकर 15 तक क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये है बेटा हमारे पास में इंग्लिश का सिलेबस, किस किस तरह से किस किस टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चन आने हैं, वो सारा डेटा मैंने आपको शेयर कर दिया। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है पैसेज से रिलेट करता है और मैं पैसेज को रीड करूंगा, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताऊंगा। इट इज अ लेबर ऑफ लव, ये प्रेम की क्या बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। एंड द रिजल्ट ऑफ द पेनस्टेकिंग रिसर्च, और ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद में हमको इसका रिजल्ट मिला है, परिणाम मिला है, जिसका नाम है चिकनकारी, लखनवी ट्रेडिशनल बाय द पैलो by the Pella Manfredi, an Italian, is a book that shows her close and long association with the craft। देखिए, चिकनकारी एक लखनवी ट्रेडिशन है, एक ये आर्ट है। इस आर्ट के ऊपर एक किताब लिखी थी मैनफ्रेंडी ने। चूंकि वो इटली के रहने वाले थे, इटालियन राइटर थे, उन्होंने इस बुक को लिखा। उस बुक के अंदर उन्होंने बहुत बारीकी को बताया, एक लंबे जुड़ाव के बारे में बताया इस कला से। लखनवी चिकनकारी इज आल्सो इज नोन across the world, yet very little research and documentation has been done। पूरे संसार भर में हर कोई ये जो लखनऊ चिकनकारी जो कला है उसको जानता है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक केवल थोड़ी सी रिसर्च की गई है और थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का काम किया गया, दस्तावेजी काम किया गया। आर्टिकल और फीचर्स हैव अपीयर्ड ऑफ एंड ऑन, बट दिस book is amongst the first of its kind and which among to document the vast treasure called the chicken। देखिए, कई सारे आर्टिकल्स आते हैं, कई सारे आर्टिकल्स जाते हैं, समय आता है, समय जाता है, लेकिन ये जो किताब है अपने आप में एक पहली किताब है और लोगों की पहली पसंद है। इस किताब के अंदर उन्होंने जो कला का संयोजन किया है, कला को जो इकट्ठा करके रखा है, जो खजाना है, एक बड़ा खजाना एकत्रित किया है। ट्रेजर का मतलब खजाना होता है, तो उस खजाने को नाम क्या दिया है उन्होंने? चिकन नाम दिया है उसको। What makes the book extremely interesting is that unlike other book that tends to rely on the second-hand material with exhaustive reference and quotes, Paolo Manfredi has filled her time with the passion, grassroots and level research। देखिए, इस किताब को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग इसलिए भी है ये किताब, क्योंकि ये जो किताब है इसके अंदर इनके जो क्यूटोज हैं, जो इनके शब्दावली है, जिस तरह के उन्होंने रेफरेंसेस यूज़ किए हैं, वो बिल्कुल एक ज़मीनी स्तर से यूज़ किए हैं। बिल्कुल बारीकी से उसके बारे में उन्होंने रिसर्च करके उस किताब को लिखा है। द नैरेटिव मोर इन द नेचर ऑफ द पर्सनल जर्नी। अब क्या होता है पर्सनल जर्नी के अंदर? ये क्या है, बहुत ज़्यादा नैरेटिव क्या होता है, बहुत ज़्यादा का अच्छे तरीके से काम करता है। विद ऑल द क्विक्स एंड स्ट्रीट स्मार्ट्स प्रैक्टिकली मेक्स द बुक रिफ्रेशिंग। इसकी किताब के अंदर बहुत सारी बारीकियां बताई गई हैं। इसकी यात्रा के बारे में बताया गया कि कहाँ से ये जो चिकनकारी नाम का जो है आर्ट आया, फिर ये कहाँ स्ट्रीट स्मार्ट में पहुंचा, कैसे कैसे करके इसका प्रोसेस हुआ, वो सब।
As Palo refers says in the book, it is not the scholarly or the academic research, but more than a documentation of the world of the chicken curry. वो बोलते हैं ये कोई किताब पढ़ने स्कॉलरी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई एकेडमिक रिसर्च नहीं है, ये एक कला है जिसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन को वर्ल्ड के अंदर लोगों को पता चले चिकनकारी कला के बारे में ये क्या है, उसको डॉक्यूमेंटेशन में लिखा गया है. पहलो आंसर क्वेश्चन द यूज ऑफ द चिकन एज द वर्ड फॉर द एम्ब्रॉयडरी. इधर पे ये चिकन वर्ड आया है, इसका मतलब ये चिकन मुर्गी वाला चिकन नहीं है, ये इसका मतलब है एम्ब्रॉयडरी. एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ओकेर का डिज़ाइन बनाना. जैसे कोई रुमाल है, रुमाल के ऊपर डिज़ाइन बना दिया किसी, ठीक है, ये डिज़ाइन बना रहे हैं कोई यहाँ पर, बाकी कुछ भी बीच में डिज़ाइन बना दिया उन्होंने, ऐसे करके कुछ डिज़ाइन. हाईलाइट दैट इज द ब्रॉडर कॉन्कटेशन एंड कंपासिंग द हॉट कल्चर. देखिए हॉट कल्चर यहाँ पर भी इसके अंदर बताया गया है कि एक बड़े स्तर पर इसके कल्चर के द्वारा इसको अपनाया गया है. द फाइन आर्ट ऑफ मेकिंग गारमेंट्स, कपड़ों के ऊपर किया जाता है इसको. एम्ब्रॉयडरी इट एंड द फिनिशिंग इट विद द फिनिश. एंड शी इज नो स्ट्रेंजर टू द चिकनकारी हैविंग वर्ड विद द सेवा एंड दैट द सेवरल क्राफ्ट्समैन. देखिए ये जो है चिकनकारी कला जो है कपड़ों के ऊपर की जाती है, और बोला गया है ये जो कला है इसके अंदर बहुत फाइन आर्ट का काम किया जाता है, जिसमें एक सेवा के द्वारा काम किया जाता है, और कई सारे क्राफ्टमैन इसमें काम करते हैं. हर लव फॉर द वाइट ऑन वाइट एम्ब्रॉयडरी आल्सो फाउंड द कॉलिंग इन चिकन. पालो केम टू द इंडिया to work in textile export, and she says if you like textile, India is a heaven and inexhaustible teaser for the true. बोलती हैं वो कि पहलो का कहना ये है कि वो संसार का भ्रमण किया उन्होंने, फिर उन्होंने एक ही बात बोली कि अगर कपड़ा उद्योग में अगर कोई तरक्की करना चाहता है, अगर आप टेक्सटाइल का बिजनेस पसंद करते हैं, कपड़े उद्योग का काम पसंद करते हैं, तो भारत आपके लिए स्वर्ग के समान है. और ये एक ऐसा खजाना है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं. 1 क्या बोल रहा है, नेम वन टाइप ऑफ द गारमेंट डिजाइन स्टाइल दैट द पैलो लव्स. कौन सा डिजाइन था जो पैलो प्रेम करते थे, बताइए. राइटर को किस तरह के डिजाइन से प्रेम था, वाइट ऑन वाइट एम्ब्रॉयडरी, वाइट कलर पर ही वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी की जाए वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हर लव और वाइट ऑन वाइट एम्ब्रॉयडरी. ये देखो ये बताया गया राइटर के प्रेम के बारे में. ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. कुछ फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आएंगे, सेकंड वाला. व्हेन डिड पैलो गेट्स द हर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द चिकन कारी. पैलो को पहला अपना चिकन कारी का एक्सपीरियंस कब मिला था, उसको कब मिला था अपना पहला एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर बी. वैन शी वॉज वर्किंग विद द सेवा, जब वो किस सेवा के साथ में अपना काम कर रहे थे तब उनको पहला एक्सपीरियंस मिला था. वट मेक द बुक चिकनकारी या लखनवी ट्रेडिशन इंटरेस्टिंग. चिकनकारी किताब को क्यों एक बहुत ही आकर्षक किताब माना गया है. इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन. देखिए फोर्थ वाले से देखें पहले तो, द फैक्ट हैज़ बीन रिटन बाय द फॉरेनर, किसी विदेशी के द्वारा लिखा गया था, नहीं ये कोई स्पेशल नहीं बना था इस किताब को. इट इज इलस्ट्रेट टू हाईलाइट द ब्यूटी ऑफ द आर्ट, ब्यूटी ऑफ आर्ट को हाईलाइट करता है, ये भी नहीं. इट कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ द चिकन डिजाइन, नहीं. इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, राइटर क्या कहता है, ये मेरे अनुभव से आया है, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया, उसको ऑब्जर्व किया है, तब जाकर मेरे को इस कला के बारे में जानकारी मिली है. चलिए नाउन फॉर्म बताना है काइंड वर्ड का आपको, तो देख लेते हैं. नाउन फॉर्म जब बनाएंगे आप, तो यहाँ पर आप पहले जो काइंड वर्ड है वो बेटा एडजेक्टिव है. वो क्या है, काइंड एडजेक्टिव है. काइंडली जिसमें एल वाई लग जाता है बेटा वो एडवर्ब बन जाता है. ई आर लगा हुआ है इसके अंदर, ये एडजेक्टिव है. देखो ये पॉजिटिव डिग्री है तो ये कंपैरेटिव डिग्री होगी, एडजेक्टिव दोनों ही है, ये पॉजिटिव डिग्री होगी तो ये कंपैरेटिव है. काइंडेस्ट ये आपके पास में सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी. ठीक है, एन ई डबल एस जिसमें नेस लगा होता है बेटा वही नाउन होता है, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काइंडनेस. चलिए 5 पर आते हैं. एफर्ट्स आर बीइंग. अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं. एक्टिव वॉइस आ गया और अब हम जा रहे हैं पैसिव वॉइस. तो पहले सब्जेक्ट इज एम आर V4 प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस बनाओगे ऑब्जेक्ट आएगा इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट. ठीक है,
सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले एफर्ट्स जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, आर बीइंग मेड थर्ड फॉर्म है बाय अस। अस क्या है हमारे पास में? सब्जेक्ट है। हमको सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, वी आ गया, वी आ गया, वी आ गया, वी आ गया। अच्छा, फिर हमको क्या चाहिए? इज एम आर चाहिए। क्या चाहिए? इज एम आर। यहाँ क्या आ रहा है? वर्क, कैंसिल कर दो। यहाँ मेड आ रहा है, कैंसिल करो। यहाँ पे विल बी आ रहा है, कैंसिल करो। यहाँ आर आ रहा है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आ रही है। क्वेश्चन पैसिव वॉइस में है, बनाना हमको एक्टिव वॉइस में था। हमारा आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। एक ज़रूरी चीज़ बेटा, मैं अपने वीडियोज़ में फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। मैं केवल क्वेश्चन और आंसर पे ही डिस्कशन करता हूँ। बाकी किसी प्रकार का मोटिवेशन चाहिए तो आप किसी और चैनल पे चले जाइए। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, मोटिवेशन के लिए आप चाहे 100 चैनल देख लीजिए, 1000 चैनल देख लीजिए, जब तक आप अपनी घर की परिस्थितियों को नहीं समझ रहे हैं तब तक आप मोटिवेटेड आदमी है ही नहीं है। जब तक आप अपने पिता के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, माता के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपने घर में होने वाली समस्याओं को, संकट का सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मोटिवेटेड है ही नहीं है। आप जी मर्जी चाहे जितना पढ़ लीजिए। मोटिवेशन का मतलब यही होता है कि आप अपने घर को सुधार पा रहे हैं, अपनी परिस्थिति को बदल पा रहे हैं, तो ही आप मोटिवेटेड है ना। बाकी तो बहुत बड़ा मोटिवेशन का बिजनेस फैला हुआ है यूट्यूब पर। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और एक जरूरी चीज, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करना चाहते हैं। आप सुबह शाम नाम जपते रहिए, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन जब ही होगा जब आप वोकेबलरी याद करें, आप पेपर सेट लगाएं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी भगवान मदद करेगा, तभी सारी चीजें काम करेंगी। लक फैक्टर भी उन्हीं का ही काम करता है जो लोगों के अंदर गट्स होता है लक फैक्टर को यूज करने का। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव बनिए, अच्छे से पढ़िए, और बार बार मौका नहीं आता है, अगली साल आना फिर तो। अच्छे से पढ़े बेटा। माई फादर सेड, सेड की जगह सेड आ गया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट 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 दैट। वी की जगह पे देखिए माई फादर है, या वी प्लूरल है, वी की जगह पे दे आया, दे दे दे। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए हैज़ या हैव आ जाए, और अगर आप उसको चेंज करेंगे नरेशन, तो वो बदलेगा हैड में। तो हैज़ या हैव किस में बदलता है? हैड, हैड। यहाँ पर हैव आ रहा है, इसको हटाइए। यहाँ हैव आ रहा है, इसको हटाइए। हैड बीन लिविंग, लिविंग। अब हेयर है, हेयर बेटा किस में बदलता है? हेयर बदलता है देयर में। तो अभी क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हेयर आ रहा है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको चेंज करना था देयर में। ऑप्शन नंबर बी है जो सारी चीज़ों को सॉल्व कर रहा है, यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में आपको देखना है, ग्रामेटिकल एरर बताना है। इट इज़ पेनफुल टू सा दैट सम यंगस्टर आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल। ये बड़े दुख की बात है कि कुछ युवा अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं बिना किसी महत्वपूर्ण कार्य किए। देखिए टू के बाद में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं बेटा। ये हमारे पास में क्या होता है? इन्फिनेटिव का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है जो कि गलत दिया हुआ है। 100 की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सी। ये आपको करना पड़ेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। और फाइनल आंसर अगर आप टिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ता हूँ आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 वाले में आपको नो एरर वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसको भी ध्यान से देखेंगे 8 में क्या करना है, कैसे करना है। साइंटिस्ट नाउ होप दैट क्लोनिंग कैन सक्सेसफुली बी कंडक्टेड इन ह्यूमन बीइंग इन द नियर फ्यूचर। देखिए इस सेंटेंस के अंदर मेरे को तो कोई एरर नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आपको कोई एरर मिल रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। यहाँ पर इसको होमवर्क क्वेश्चन मान लीजिए, इसके अंदर एरर को ढूंढकर मेरे को बताइएगा कि इसमें किस जगह पर एरर है। तो ये क्वेश्चन आपको पास किया है मैंने, पासिंग क्वेश्चन है। सर्च कर कर बताइएगा, मुझे भी पता चल जाएगा कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन से बच्चा नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, ये आपके लिए दिया हुआ होमवर्क, फिर मैं आंसर बताऊंगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 9 क्या दिया हुआ है? डोंट ऑयल योर हेयर, अपने बालों में तेल ना लगाएं। सो मच डैश यू स्पॉइल योर हेड, जिससे आपके सिर पे जो हैट लगा हुआ है, जो कैप है, वो खराब ना हो जाए। तो आपको मालूम है सो का जब यूज किया जाता है हमारे पास में, ये देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि सेंटेंस के अंदर कभी भी शुड का यूज किया जाए तो शुड के साथ में ग्रुप बना होता है लेस्ट का। ये कंजंक्शन कौन से चैप्टर का है बेटा? कंजंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है हमारे पास में, और कंजंक्शन चैप्टर में लेस्ट के साथ में शुड का यूज बताया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि, मीनिंग क्या हो गया? अपने बालों को में तेल ना लगाएं, अधिक तेल ना लगाएं,
कहीं ऐसा नहीं हो कि लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो हैट है, आपकी कैप है, वो खराब हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। सोनम इज ब्यूटीफुल, पॉजिटिव डिग्री, एंड इंटेलिजेंट, दोनों की सिमिलर रैंक है। सेम रैंक के लिए हम एंड का यूज करते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी कंजंक्शन चैप्टर का ही क्वेश्चन पूछा गया है। 11 पर आ जाइए। 11 में क्या दिया हुआ है? 11 वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रेपोजिशन। क्या पूछा गया है? प्रेपोजिशन चैप्टर से पूछा गया है। माई फादर लीव्स डैश कोंडापुर अ विलेज इन आंध्र प्रदेश। देखिए, छोटे प्लेसेस के लिए एट आता है और बड़ी प्लेसेस के लिए इन आता है। बड़ी प्लेसेस क्या हो गई? आंध्र प्रदेश हो गई। और कोंडापुर क्या है? एक छोटा गांव है। तो छोटी प्लेसेस के लिए हम किसका यूज करेंगे? एट का। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे की तरफ बढ़ूंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न का मतलब क्या होता है? कि परेशानियों का सामना करना। परेशानी का सामना करना। सामना करना। तो देखिए, टू स्पीक एरोगेंटली, किसी से गुस्से में बात करना नहीं। टू मर्डर समवन, किसी की हत्या करना नहीं। टू सरेंडर टू एनिमी, दुश्मन के सामने हथियार डाल देना नहीं। टू हैंडल डिफिकल्टीज, ये इसका आंसर हो जाएगा, परेशानी का सामना करना। क्लियर? चलिए बढ़ता हूं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पर। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको सुनने में थोड़ा ऐसा लगेगा कि सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं, लेकिन आप सीधा जाइए टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जब आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ किस चीज का? सिनोनियम्स का, एंटोनियम्स का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ईडियम एंड फ्रेसेस का। ठीक है? इस पीडीएफ में से ही आपका एयरफोर्स का पूरा पेपर आ रहा है 2024 तक। प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ में पूरा जो भी 5-6 साल का पेपर है वो इसके अंदर दिया हुआ है, आ रहा है। आप आराम से चेक कर लीजिए। अगर आपको तो भी पीडीएफ नहीं मिल पाए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मेरे को पीडीएफ शेयर कर दीजिए। अपना व्हाट्सएप नंबर आप मेरे को दे सकते हैं और उसमें से मैं आपको क्लियरली करके आपको बता दूंगा। अब यहां पर हम आगे की तरफ चेक करते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, भगवान के अस्तित्व में भरोसा नहीं रखता है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं, थोड़ा सा एक मिनट दीजिए, सारी चीजें ओके है कि नहीं है। एक मिनट दीजिए मेरे को, अभी मैं चेक करके फिर से स्टार्ट करता हूँ। आवाज़ आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? हाँ ठीक है, आवाज़ ठीक है। और इसको मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से मैंने उसको ख़त्म किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर हमारे सामने है। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, जो भगवान का भरोसा नहीं करता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उस देखिए, थीस्ट का मतलब होता है विश्वास करने वाला, उसमें आगे ए लग गया, अथीस्ट यानी नास्तिक। ठीक है? दूसरा वर्ड है हमारे पास में सिनिक। सिनिक का मीनिंग आप सर्च करके मेरे को बताइएगा, होमवर्क है। एनार्किस्ट का मीनिंग भी बताइएगा। इसका मतलब तो वैसे तो क्या होता है? विद्रोही होता है, जो राज शासन को नहीं मानता है। इगोइस्ट का मतलब होता है तानाशाह। इगोइस्ट का मतलब होता है जो अहंकारी हो। ठीक है? मतलबी व्यक्ति। एनार्किस्ट का मतलब क्या था? अराजकतावादी। और सिनिक का मीनिंग आप ढूंढ के बताइएगा। होमवर्क क्वेश्चन है वो आपके लिए। फिलहाल आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में आपको बताना है दिए गए वर्ड के बारे में। क्या बताना है देखते हैं। आपको अपोजिट बताना है दिए गए शब्द का। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लेके जब आप क्या होते हैं? चिंतित होते हैं, तो एंजाइटी होती है। ठीक है? सर्टेनिटी का मतलब होता है स्थिरता, अगर आप स्थिर है किसी चीज को लेकर। रेस्टलेसनेस, कोई काम निरंतर चल रहा हो, निरंतर। नर्वसनेस, किसी की चीज को देखकर आप काफी ज्यादा नर्वस हो गए हैं। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास हीनता, आत्मविश्वासहीनता। पैनिक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को देखकर घबरा जाना, घबराहट। ठीक है? अभी चिंतित हो रहे हैं किसी चीज को लेकर, आप काफी ज्यादा चिंतित हैं। अस्थिर है, एंजाइटी का मतलब होता है अस्थिरता। आंसर हो जाएगा
सर्टेनिटी। देखिए अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपको एंजाइटी है कि कितने मार्क्स आएंगे कितने मार्क्स नहीं आएंगे। जब आप पेपर देकर आए और आपने कंफर्म है कि 20 में से आपके 15 क्वेश्चन इंग्लिश में बिल्कुल सही हैं और वो भी वीडियो में सही आए हैं, तब आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, सर्टेनिटी की हो जाएगी। ऑप्शन ए विल बी फाइनल आंसर। 15 पर आएंगे, 15 में देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बताना है आपको, अपोजिट बताना है। ट्रिम्प का मतलब होता है विजय होता है, किसी चीज में आप जीत हासिल कर लेते हैं, विक्ट्री। सेलिब्रेशन का क्या मतलब होता है, किसी चीज को मनाना होता है। फेलियर का मतलब क्या होता है, अनसक्सेस होता है, जब आप क्या होते हैं, असफल होते हैं, अनसक्सेस। जॉय का मतलब होता है खुशी होता है, हैप्पी। प्राइड का मतलब होता है किसी चीज को लेकर गौरव महसूस करना, प्राउड फील करना। अब विक्ट्री का आपको अपोजिट बताना है। ट्रिम्प का मतलब होता है सक्सेस और उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेलियर यानी असफलता। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सर का पढ़ाया हुआ कंटेंट हमारे एग्जाम से मैच कर रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड ही सर हमको पढ़ा रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एग्जाम में कुछ ग्रोथ आपको मिल रही है, आपको एग्जाम में कुछ प्लस मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप लाइक शेयर नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट कमेंट बॉक्स के अंदर अपने आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, अपने प्रॉब्लम्स को मेरे से शेयर कीजिए। आपका जो भी रिलेटेड डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, मैं उसको भी सोल्यूशन दूंगा। कुछ बच्चे रेगुलर मेरे चैनल को देख रहे हैं, एक जतिन नाम का एक बच्चा है जो रेगुलर मेरी क्लास को देख रहा है, तो बहुत बहुत थैंक यू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जतिन। आप लगातार कमेंट कर रहे हैं, आपका कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, 24/7 मैं आपको रिप्लाई ज़रूर ज़रूर करूँगा। कुछ बच्चे जो सीरियस है पढ़ने के लिए, उनकी तो भैया मदद करनी ही पड़ेगी। तो फिलहाल आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 16 में क्या दिया हुआ है, आपको वर्ड बताना है सिमिलियर। इसमें एक वर्ड आ रहा है सिमर। सिमर का मतलब क्या होता है, चमकदार, ठीक है। अच्छा शेक, शेक का मतलब क्या होता है, हिलना डुलना, हिलना डुलना। नेक्स्ट है शाइन, शाइन का मतलब होता है चमक। शिवर का मतलब होता है घबरा, शिवर का मतलब होता है जैसे हाथ पैरों को कप कपाना, कप कपाना, सर्दी की वजह से हाथ पैर कप कपाते हैं, शिवर, ठीक है। और क्वैक का मीनिंग आप लोग सर्च करके बताइएगा क्या होता है, ये होमवर्क है, मैं इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। तो चमकदार का उल्टा क्या हो जाएगा, सिमिलर बताएंगे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शाइन, है ना। ऑफलाइन वाले बच्चे भी पहले से पढ़कर आ जाते हैं, कुछ करना नहीं है, वीडियो देख लिया बस, कॉपी में छाप दिया। अब कुछ खुद भी तो मेहनत करोगे, सर्च करोगे डिक्शनरी में, तभी तो पता चलेगा। चलिए अगले पर आ जाते हैं। एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब क्या होता है, परहेज करना, ठीक। सिमिलर बताना है आपको। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कम करना, डिक्रीज करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज से एग्री करना यानी सहमत करना। प्रपोज का मतलब होता है किसी के सामने प्रस्ताव रखना, है ना, कोई प्रस्ताव देना, प्रपोजल देना। रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना, किसी चीज से दूरी बनाए रखना। तो हमको सिमिलर मीनिंग बताना है, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ऑप्शन डी विल बी फाइनल आंसर। थोड़ा सा अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 18 पर। 18 में आपको करेक्ट स्पेलिंग का बताना है। कौन सी स्पेलिंग बेटा हमारे पास में करेक्ट है, कॉटेज की स्पेलिंग गलत है, डैमेज की स्पेलिंग गलत है, माइलेज की गलत है। इसमें जो वर्ड आया प्लमेज, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग पंख होता है। क्या होता है, पंख। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा जैसे हैट है, ठीक है, जैसे कोई कैप है और उस कैप के अंदर साइड में एक पंख लगा रहता है। जैसे जब अपने जो है आर्मी वाले जब जाते हैं, युद्ध पर जाते हैं, कहीं से जाते हैं, जब उसको जीत कर आते हैं, तो उनकी कैप पर क्या करते हैं, एक फीती लगा देते हैं, या क्या लगा देते हैं, एक रिबन लगा देते हैं, या एक पंख लगा देते हैं। ये पंख बताता है उनकी शौर्य की गाथा को, यही होता है प्लमेज। ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। 19 पर आ जाए। 19 क्या बोल रहा है, वाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट डैश टू अथॉरिटी। भैया सबमिट के साथ में कौन सा फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, टू, ठीक है। चलिए तो जवानों आज हम सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, इसको और चर्चा करके देखते हैं। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं, रोजाना यूट्यूब पर रात को 9 बजे इस पेपर सेट को हम अपडेट कर देते हैं। अभी तक यूट्यूब पर इतनी बड़ी सीरीज किसी की नहीं चल रही है जो मेरी सीरीज चल रही है। आप क्लास पे रोजाना आइए, क्लास को अटेंड करिए। अभी तक आपने अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस पर डे इस वीडियो को देखते रहिए, इसमें से आने वाले ग्रामर के कंसेप्ट को तैयार कर लीजिए, वोकैब को तैयार कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
कम से कम 12 से 15 नंबर लाने की जवाबदारी मेरी है बेटा। इसी वीडियो में से क्वेश्चन आएंगे 12 से 15, ठीक है, सीरीज जो पूरा डला हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रीना। ऑफन, देखिए कभी भी ऑफन आता है तो प्रेजेंट टेंस को बताता है वो, तो टुक तो गया। दूसरी चीज, ये प्रेजेंट टेंस में भी किसको बताएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताता है। रीना सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ऑप्शन ए, टेक्स विल बी फाइनल आंसर। तो जवानों, आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर आपको पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, अच्छे से तैयारी करें।